हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और आज कंपनी लॉ की क्लास हम कर रहे हैं। कंपनी लॉ में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एक नया शेयर कैपिटल वाला, जिसमें आज हम पार्ट बी शुरू कर रहे हैं उसका। इशू इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाला पार्ट आप करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन होती क्या है। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 81 में डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? द सिक्योरिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू मींस सिक्योरिटी डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी मींस security defined in the section 2 clause H of the सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो डेफिनेशन किसमें बता रखी है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के रेगुलेशन एक्ट 1956 में। अब क्या कहता है ये सेक्शन? अगर मैं सेक्शन टू क्लोज एच की बात करूं ऑफ SCR एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, वो कहता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या होता है। सिक्योरिटी इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड। क्या क्या आता है इसके अंदर? शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, इसके अंदर आता है। अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ लाइक नेचर, और कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटी जिनका नेचर इनकी तरह है, वो क्या आता है? सारे का सारा वो किस में आता है? वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है। दूसरा, डेरिवेटिव्स। इसके अंदर क्या आते हैं? डेरिवेटिव्स आते हैं। डेरिवेटिव वो होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये भी किस में आता है? सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है। यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। उसके बाद हमारे पास आता है कोई भी ऐसी सिक्योरिटी रिसिप्ट अंडर सेक्शन 2 क्लोज GH ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो जो भी इस सिक्योरिटी का लाइक नेचर होता है, ये सारी किसकी डेफिनेशन में आती है? ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आती है। शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर स्टॉक, डेरिवेटिव, यूनिट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज G ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये सारा किसमें आता है? ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन के अंदर आगे यहाँ पर चलता है। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप काट दो। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस की जो डेफिनेशन है, प्रोस्पेक्टस जो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है, वो किसमें बताई है? वो बताई है सेक्शन 2 क्लोज 70 के अंदर। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को बताया गया है सेक्शन 2 क्लोज 70 के अंदर। इसका मतलब क्या होता है? इट इज हैज टू मींस एनी डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब होता है एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब
इसको डिस्क्राइब किया गया है और इशू किया गया है, इशू किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस, एज अ प्रोस्पेक्टस एंड includes a रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। ये रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है इसकी भी हम बात करेंगे, क्या होता है ये भाई। ये सेक्शन 32 जो है कंपनीज एक्ट का, ये बात करता है रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस की। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसको इश्यू किया गया है एज प्रोस्पेक्टस, और उसमें इंक्लूड क्या होगा, प्रोस्पेक्टस इंक्लूड रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस under section 32 and self or shelf prospectus, shelf prospectus ये होता क्या है हम बात करेंगे अंडर सेक्शन 31। या कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और एनी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को इशू किया, किसी रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस को इशू किया, किसी शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू किया, किसी नोटिस को इशू किया, किसी एडवर्टाइजमेंट को इशू किया, ठीक है ना, किस चीज के लिए, इनवाइटिंग पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी या परचेज ऑफ द सिक्योरिटी, फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी या फिर परचेज ऑफ द सिक्योरिटी, परचेज ऑफ द सिक्योरिटी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब कितनी तरह के प्रोस्पेक्टस होते हैं, प्रोस्पेक्टस कितनी तरह के होते हैं वो बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, हमारे पास सबसे पहले आता है रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब्रीज प्रोस्पेक्टस, अब्रीज प्रोस्पेक्टस, any document described or issued as a prospectus, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है और इशू किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये प्रोस्पेक्टस होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस होते हैं, प्रोस्पेक्टस होते हैं। अब हमारे पास आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस का जो सेक्शन है, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं डाले होते, कंप्लीट पर्टिकुलर्स इसके अंदर नहीं होते, नहीं होते। इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर, इसके अंदर द प्राइस ऑफ शेयर्स नहीं डाला होता। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर नंबर ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर्स क्या नहीं होता, नहीं डाला होता, नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ एक ब्रीफ होता है। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस मींस प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम, क्वांटम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, क्वांटम, नंबर ऑफ शेयर या प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इंक्लूडिंग देयर।
In simple terms, red herring prospectus contain most of the information pertaining to the company operation prospectus. इसमें क्या होता है, सिर्फ कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस के बारे में इंफॉर्मेशन डाली होती है। बट इसमें क्या नंबर ऑफ शेयर्स या कितना प्राइस पे, किस प्राइस पे शेयर इशू किए जाएंगे, वो इसके अंदर मेंशन नहीं होता। टाइमलाइन फॉर इशू। According to Section 32 of the Companies Act 2013, a company proposing to make an offer of security may issue red herring prospectus prior to issue of prospectus. कंपनी क्या करना चाह रही है कि जब भी कंपनी जब भी क्या करेगी, कोई ऑफर लेके आ रही है ना, कोई ऑफर लेके आ रही है सिक्योरिटी को इशू करने का, तो वो फाइनल प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फाइनल प्रोस्पेक्टस को इशू करने से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। टाइमलाइन फॉर फाइलिंग विद आरओसी। आरओसी के पास कितने दिन में ये फाइल हो जाना चाहिए। सच कंपनी प्रपोजिंग टू इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 डेज, 3 दिन पहले, 3 days to the opening of the subscription list and offer. सब्सक्रिप्शन लिस्ट और ऑफर के ओपन होने से 3 दिन पहले आप इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को किसके पास फाइल करोगे, आरओसी के पास फाइल करके यहाँ पर चलोगे। सब्सक्रिप्शन लिस्ट या फिर क्या नाम है इसका, सब्सक्रिप्शन लिस्ट हो गया, या फिर हमारे पास आ गया इसका नाम ऑफर। ओपन होने से पहले, ओपन होने से 3 दिन पहले, ऑफर होने से 3 दिन पहले आप क्या करोगे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को आप फाइल कर दोगे आरओसी के अंदर। ये तो हो गया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कि जो कंपनी के सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में बात करता है, नंबर ऑफ शेयर कितना कंपनी इशू करेगी, प्राइस किस प्राइस पे इशू करेगी, उनके बारे में बात नहीं करता। आगे बात करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है कि मान लो 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर कंपनी को अलग अलग डेट्स पे शेयर इशू करने हैं, शेयर क्या करने हैं, इशू करने हैं। तो कंपनी अलग अलग प्रोस्पेक्टस ना इशू करके उन सभी इशू से रिलेटेड एक ही प्रोस्पेक्टस पूरे साल के लिए क्या कर देती है। जब कंपनी पहला अपना इशू लेके आती है, फर्स्ट टाइम जब कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है पहला, तो उस साल का जो फर्स्ट इशू है उसी वाले प्रोस्पेक्टस में आने वाले सारे इशू के बारे में कि कब कब कंपनी सिक्योरिटी इशू करेगी, पूरा टाइमलाइन एक ही प्रोस्पेक्टस के अंदर बता दिया जाता है पूरे साल के नाम का। इसको बोला जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस prospectus in respect of which security or class of security included therein are issue for subscription in one or more issue over a certain period of time without the issue of further prospectus. इसमें क्या होता है, इसमें दोबारा कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होता। अगर कंपनी मान लो एक या उससे ज्यादा क्या लेके आ रही है, इशू ऑफ सिक्योरिटी लेके आ रही है ना, तो उन सारी इशू ऑफ सिक्योरिटी के लिए कंपनी एक ही प्रोस्पेक्टस इशू कर लेती है और उसको कहते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इन सिंपल टर्म शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज सिंगल प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक सिंगल प्रोस्पेक्टस है, सिंगल प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है वो एक सिंगल प्रोस्पेक्टस है, किसके लिए, फॉर मल्टीपल पब्लिक, फॉर मल्टीपल पब्लिक ऑफर के लिए, फॉर मल्टीपल पब्लिक ऑफर के लिए। शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो होता है एक सिंगल प्रोस्पेक्टस होता है। अगर कंपनी एक साल के अंदर अंदर काफी सारे पब्लिक ऑफर लेके आ रही है तो उनके लिए क्या होता है, एक ही प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया जाता है जिसमें सारे इशू की डिटेल आ जाती है। Issuer is permitted to offer or sell security to the public without a separate prospectus for each act of offering or a certificate. Validity क्या होती है सेल्फ प्रोस्पेक्टस की, अंडर
The Act. Under the Act, any class or classes of company has Security Exchange Board of India may provide by the regulation in this behalf may file a share prospectus with a registrar. Such prospectus is to be submitted at the stage of first offer of security. जो ये शेल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जब आप फर्स्ट ऑफर लेके आओगे, साल का पहला ऑफर जब आप लेके आओगे तब ये इशू किया जाता है, और इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 1 साल की वैलिडिटी पीरियड इसका होता है। 1 साल के अंदर आप जितने भी ऑफर लेके आ रहे हो वो सारे के रिगार्डिंग आप एक ही क्या कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, उसका नाम है शेल प्रोस्पेक्टस। द वैलिडिटी पीरियड शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर of security under that prospectus in respect of his second or subsequent offer or such security issued during the period of validity. No further prospectus is required. ठीक है, आगे बात करते हैं। फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विद आरओसी। PAS2 क्या होता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मान लो कंपनी ने पहले क्या किया, शेल प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया कि कंपनी इस साल के अंदर 4 ऑफर लेके आएगी, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, ऑफर फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी लेके आएगी, ठीक है ना। और जब फर्स्ट ऑफर लेके आए, इस वाले प्रोस्पेक्टस में ही आगे फर्दर जो जितने भी ऑफर आने थे उनकी डिटेल मेंशन कर दी। मान लो ये ऑफर आया बट इसमें कुछ चेंज कर दिया, इसकी किसी टर्म्स को, इसकी किसी चीज को चेंज कर दिया, तो आप इस चेंज को फर्दर बताने के लिए क्या इशू करोगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। फिर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, फिर आप क्या इशू करोगे, क्या फाइल करोगे, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि कौन से फॉर्म में इशू किया जाता है, PS2 में इशू किया जाता है, PS2 के अंदर इशू किया जाता है, फाइल किया जाता है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ कंपनी filing a shell prospectus which shall contain the all material fact relating to I new charge created, one new charge created, such other change। कोई मतलब कोई भी अगर कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ है उसके लिए कि भाई ये कहना चाह रहा है, an information memorandum is required to be filed by the company filing the shell prospectus which shall contain all material fact relating to न्यू चार्ज क्रिएटेड। अगर कंपनी ने कोई नया चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है ना, जो पहले जिसकी बारे में पहले किसी प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं था, तो वो क्या है, कंपनी बता के चलेगी, सच अदर चेंजेस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। फाइल विद द रजिस्ट्रार विद इन 1 month प्रायर टू द इशू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर शेल प्रोस्पेक्टस, प्रायर टू द इशू और सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द शेल प्रोस्पेक्टस। कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई चेंज हुआ है, अगर मान लो कोई दूसरा सब्सिक्वेंट ऑफर आ रहा था, सेकंड ऑफर आ रहा था, सेकंड या उससे फर्दर सब्सिक्वेंट ऑफर आ रहा था, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफर में क्या हुआ, सेल्फ प्रोस्पेक्टस को फाइल कर दिया था, ठीक है ना। अब सेकंड ऑफर आ रहा है, सेकंड ऑफर में मान लो किसी टर्म्स कंडीशन में चेंज हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सेकंड ऑफर के ओपन होने से 1 महीना पहले, सेकंड ऑफर के ओपन होने के 1 महीना पहले कंपनी क्या करेगी, ROC में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसके रिगार्डिंग जो भी चेंज हुआ है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करेगी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या करेगी, फाइल करेगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, बात करते हैं। द सेक्शन आल्सो प्रोवाइड अ बेनिफिटिंग प्रोविजन टू द इन्वेस्टर। The provision provides that where a company or any other person has received application for allotment of security along with the advance payment of subscription before the making of such change, the company or other person shall intimate the change to the such applicant, and if they are expressed to desire to withdraw their application, the company and other person shall refund all the money received as subscription within 15 days.
15 days। मान लो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया मल्टीपल ऑफर्स के लिए कि भाई हमारे ऑफर्स आएंगे अलग अलग। एक पर्सन ने इस वाले सेकंड वाले ऑफर के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। बट जब सेकंड वाला ऑफर आया पता चला कि कोई टर्म्स कंडीशन क्या हुई है, चेंज हो गई है। इन्वेस्टर क्या कर सकता है, अपनी जो पैसा उसने दिया था शेयर परचेज करने के लिए उसको क्या कर सकता है, विड्रॉ करा सकता है, अपने ऑफर अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करा सकता है। और कंपनी को फिर वो क्या करना पड़ेगा, वो जो मनी है उसको वापस करना पड़ेगा कितने दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर। 15 दिनों के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। क्लियर है। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एवरेज प्रोस्पेक्टस इसको बोलते हैं समरी प्रोस्पेक्टस, समरी प्रोस्पेक्टस। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसको बोलते हैं समरी प्रोस्पेक्टस। As according to section 2 clause 1 of the act, average prospectus means memorandum containing the such silent feature of prospectus as may be prescribed by the Security Exchange Board of India by making regulation in this behalf। ये कहना चाह रहा है कि इसके अंदर सिर्फ साइलेंट फीचर्स ही होते हैं, ब्रीफ होता है इसके अंदर, ब्रीफ। ये समरी फॉर्म के अंदर होता है, इसके अंदर सिर्फ जो मेन फीचर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के वही इसके अंदर डले होते हैं। As may be specified by the Security Exchange Board of India by making regulation in this behalf। सेक्शन 33 जो है हमारे कंपनीज एक्ट का, जो सेक्शन 33 है, बात करता है प्रोवाइड दैट नो फॉर्म फॉर एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी शैल बी इशू अनलेस सच फॉर्म इज अकम्पनीड बाय अब्रीच प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या नहीं करेगी, कंपनी किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को, किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को इशू नहीं करेगी अगर उसके साथ क्या अटैच ना हो, अब्रीच प्रोस्पेक्टस अटैच ना हो। अगर किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म किस चीज का, फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी। भाई कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया परचेज ऑफ सिक्योरिटी का, बट उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या नहीं है, अब्रीच प्रोस्पेक्टस, अब्रीच प्रोस्पेक्टस क्या नहीं है, कंटेन नहीं हुआ, जुड़ा नहीं हुआ, लगा नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, तो उस केस में कंपनी इस तरह से क्या नहीं करेगी, अब्रीच प्रोस्पेक्टस को, एप्लीकेशन को इशू नहीं करेगी। कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑन रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय द पर्सन बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन विल बी फर्निश्ड टू हिम। अगर कोई भी फाइनल प्रोस्पेक्टस की, फुल प्रोस्पेक्टस की कॉपी चाहता है तो वो क्या कर सकता है, बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट डिमांड करके, रिक्वेस्ट करके यहाँ पर चल सकता है। एक्सेप्शन क्या है, नथिंग अफोरसेड शैल अप्लाई इफ इट्स शोन दैट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वाज इशूड इन कनेक्शन विद द बोना फाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटर विद रिस्पेक्ट टू सच सिक्योरिटी। बट अब्रीच प्रोस्पेक्टस अटैच करने की जरूरत नहीं है फॉर्म के साथ, किन किन सिचुएशन में एक्सेप्शन है इसके कुछ। वैसे तो देखो सेक्शन 33 क्या कहता है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटी इशू करते हो तो उसके साथ आपका क्या अटैच होना चाहिए, अब्रीच प्रोस्पेक्टस अटैच होना चाहिए। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है बात करते हैं। नथिंग अफोरसेड शैल अप्लाई इट इज शोन दैट द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वाज इशूड इन कनेक्शन विद बोना फाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग विद द रिस्पेक्ट टू द सच सिक्योरिटी। अगर आप किसी को, किसी पर्सन को अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के लिए, अगर आप, अगर एक कंपनी, अगर एक कंपनी किसी पर्सन को अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स के लिए इनवाइट कर रही है, तब क्या है, तो जो ऑफर है, ऑफर के साथ अब्रीच प्रोस्पेक्टस को अटैच करने की जरूरत नहीं है। इन रिलेशन टू सिक्योरिटी विच आर नॉट ऑफर टू पब्लिक, अगर कोई भी सिक्योरिटी, अगर आप प्राइवेटली प्लेसमेंट कर रहे हो, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप सिक्योरिटी का कर रहे हो, अगर आप कोई सिक्योरिटी को
प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू कर रहे हो तब भी क्या नहीं है, अब्रिज प्रोस्पेक्टस को अटैच करने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी क्या है? Penal provision provide that company which make any default in comply with the provision shall be liable for penalty of 50,000 rupees। अगर कोई भी कंपनी इस सेक्शन 33 के प्रोविजन को फॉलो नहीं करती तो उसके ऊपर 33 एज पर सेक्शन 33 50,000 रुपीज की क्या लगेगी, पेनल्टी लग के यहाँ पर चलेगी। क्लियर है? 50,000 रुपीज की पेनल्टी लग के यहाँ पर चलेगी। तो हमारे यहाँ पर हमने बात की प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है। अब उसके बाद हमारा आ गया रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और हमारा अब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है। हमने इन प्रोस्पेक्टस की अब तक बात की है हमारे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को अपना फिनिश करके यहाँ पर चलेंगे।